बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी कामयाबी मोदी ने भारत में हासिल की है और मगरबी बंगाल भारतीय सूबा रियासत, वहां रियासत कहते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सूबा कहते हैं। तो भारतीय सूबा मगरबी बंगाल, जहां 12 साल से मोदी कोशिश कर रहा था, बीजेपी कई दहाइयों से कोशिश कर रही थी कि वहां कामयाबी हासिल करे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। मोदी को 12 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तीसरी दफा वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए। खैर, उस मुंतखब का लफ्ज भी इस्तेमाल करना कंट्रोवर्शियल है कि वो चुनतखब हैं या मुंतखब हैं। और ममता बनर्जी जो 15 साल से मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी, उनको शिकस्त हुई। ना सिर्फ उनको, उनकी पार्टी को शिकस्त हुई, बल्कि वो अपनी सीट भी हार गई। और मोदी ने ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से अब मगरिब से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया में मोदी की पार्टी की हुकूमत है। इस इलेक्शन पर शदीद तहफुजात उठ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का धांधली ही धांधली, धांधली ही धांधली थी। इसी तरह मोदी, जिस तरह बिहार, अभी जो हालिया 4 रियासतों में इंतखाबात हुए, उनमें जिस तरह उसने धांधली की, और ये खास जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो ये मगरबी बंगाल की है। तो भारत से बहुत जबरदस्त, बड़े वोकल और बहुत ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रमोद पावा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये चमत्कार मोदी ने कैसे कर दिखाया? धांधली के अलावा तो मुमकिन नहीं है। जनाब सलाम अलैकुम, आपको भी और आपके नाजरीन को भी। देखें सर, ऐसा है कि इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं और सो कोल्ड 1947 में हम दो मुल्क बने और दोनों को कहा गया कि वो डेमोक्रेसी हैं, और अंग्रेजों ने एक डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे हाथ में झुंझुना दे दिया, जिसको वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। जबकि आपको याद हो कि बाबा मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना साहब इस तरीके की पार्लियामेंट के लिए पर्सनली कभी खुश नहीं थे, ना वो तैयार थे, लेकिन वो मजबूरियां थी या जैसे भी बना दिया गया। और उसके बाद हम बड़े खुश होते हैं कि हम आज़ाद हैं, एक आज़ाद मुल्क है। पर हकीकत ये है, मेरे जैसे आदमी को कभी नहीं लगा कि हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद मुल्क हो गए हैं। मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी रहनुमा हैं सो कॉल्ड, ये एक तरीके की कठपुतलियां हैं। इनको इस्टेब्लिश करने वाली ताकतें कहीं दूर बैठी हुई हैं। अगर ऐसा पाकिस्तान के अंदर 17 सीटों वाला प्राइम मिनिस्टर ना बनता, और वो भी उसको प्राइम मिनिस्टर की ओर दिलाई गई जिस दिन उस पर चार्जशीट होनी थी। जो इस्टेब्लिशमेंट, फर्क इतना है कि आपके यहाँ वर्दी वाली हुकूमत है और हमारे यहाँ वो हुकूमत डंडा बरदार है, जो वर्दी नहीं पहनते लेकिन है इस्टेब्लिशमेंट के ही जो भी बनाए हुए हैं, प्लांट किए हुए लोग हैं। तो अगर मोदी जीत गया तो ठीक है, इसके लिए मोदी को तो मुबारकबाद देनी चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी भी कोई बहुत अच्छी रहनुमा नहीं रही है, पर जिस तरीके से वो इलेक्शन हारी है उसको एक्सेप्ट करना कम से कम किसी भी समझदार या किसी भी जानकार हिंदुस्तानी के लिए, किसी भी इंडियन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि मोदी ने पिछले इलेक्शन में, जो आपके नेशनल इलेक्शंस थे, उसमें नारा लगाया था, अब के बार 400 बार पार, यानी 400 से भी ज्यादा सीटें लूंगा। लेकिन मोदी के को सीटें मिली, यानी वो सिंपल मेजोरिटी भी हासिल नहीं कर सका। वो मोदी कैसे, अब मगरबी बंगाल जहां पे कोई सोच नहीं सकता था कि उसकी हुकूमत बनेगी, वो कैसे वहां, और अभी 294 में से 206 सीटें जीत गया बिहार में। ठीक है सर, जितनी भी सीटें उन्होंने जीती हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने करीब 27 लाख वोट काट दिए। उनको SIR के हिसाब से उनकी वोट का सिस्टम ही खत्म, वोट देने की उनकी ताकत ही खत्म कर दी गई, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम्स माने जाते हैं। और ये सब जानते हैं कि मुस्लिम और सेकुलर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता। तो एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से, और आज के जमाने में तो हर चीज क्लियर है, सबको मालूम होता है। उन्होंने बहुत पहले से लिस्टें बनानी शुरू कर दी थी कि कौन आदमी किसको फेवर करता है, किसको नहीं करता है। और बंगाली लोग वैसे भी बड़े एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में। आप देखेंगे तो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग को बनाने वाले बंगाल से ही आए थे। जो ढाका के नवाब थे, उन्होंने ही सबसे पहले मुस्लिम लीग बनाई थी और उन्होंने ही पाकिस्तान की डिमांड शुरू की थी। पंजाब तो बहुत बाद में आया था। तो ये आज जीत गए हैं, अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे।
मैं तो अगर इसको बड़े कन्वेंस में कैनवस में देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि हर आदमी जो जहाँ पैदा होता है उसे अपने मुल्क और अपनी मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत हो कम हो ज्यादा हो, पर उसका खैर ख्वाह तो होना ही चाहिए। और अगर ऐसी बात है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे मुल्क के लिए एक नुकसानदेह हो सकता है, या कोई ऐसे खदशात हो सकते हैं जैसे 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए थे, तो वो एक बड़ा खतरनाक से एक ख्वाब, एक खतरनाक ख्वाब होगा, डार्क ड्रीम हो जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगाली और पंजाबी ये इस खित्ते की दो ऐसी कौम है, और तीसरी आपकी पख्तून, ये तीन कौमें ऐसी हैं जो कई सौ साल तक ना तो किसी की गद्दारी भूलती हैं और ना किसी का एहसान भूलते हैं। आज भी आप देखें तो हम मीर जाफर और सिराजुद्दौला के वक्त की बात करते हैं, जिन्होंने गद्दारी की थी। तो आज जो वहां पे हमारे जो चुना इलेक्शन कमीशन, अगर वो उसने ऐसा ही किया है जैसा आपके यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने, सरदार थे या कौन, क्या नाम था उनका, सिकंदर सुल्तान राजा। राजा साहब ने किया था, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं 90 दिन तक इलेक्शन नहीं करा सकता, और इलेक्शन कराने के बाद उन्होंने सबको 47 के सर्टिफिकेट बांट दिए, जबकि हमारे यहाँ ये ज्यादा आसान था। आपके यहाँ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉर्म 45 इमीडिएट देते हैं, और आपके यहाँ काउंटिंग भी इमीडिएट होती है, बाद में हेरा फेरी नहीं हो सकती। लेकिन इंडिया में तो 10-10 दिन और 15-15 दिन उसको इंतजार करके बक्से भी बदले जा सकते हैं, सारे काम होते हैं। तो अगर वहां ऐसा हो सकता है, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। और ये सब करने वाले, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुल्क से बहुत दूर बैठी हुई ताकतें हैं, जिनको आप डीप स्टेट कह लें, जिनको आप वर्ल्ड गवर्नमेंट कह लें, उनके इशारों पर है। और ये इशारे क्यों किए जाते हैं, जो आज दिखाई नहीं देते कल को दिखाई देंगे, कल को होंगे। आप देखें कि अ, आपके यहाँ जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, नवाब लियाकत अली खान, खुशकिस्मती से मेरा बर्थ उन्हीं के मकान में हुआ है, मुजफ्फरनगर में। और उसमें कभी वो रहती थी। आपके लाहौर बहुत आला शायर हैं, मसूद अनवर, मजाहिया शायरी करते हैं। तो उनकी अहलिया वहाँ की रहने वाली थी, उन्हीं के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। और जब लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, जब उनको शहीद किया गया, तो उनकी बनियान भी फटी हुई थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके पास यहाँ इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना छोड़ के गए हैं वो यहाँ, इतना तो 900 आज गांव पूरे कहते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान के। की जीडीपी नहीं है। कहते हैं डॉक्टर साहब के 900 गांव थे रियासत करनाल में। जी, उनकी रियासत करनाल से लेकर और मुजफ्फरनगर तक, जो मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन है, वो उनका जाती जमीन जाती जायदाद पर बना हुआ था। जैसे हमारे नाना का एक रेलवे स्टेशन है आपके हाफजाबाद के अंदर, काले की, वो उन्होंने अपने जाती खर्चे पर बनवाया था। तो पहले ऐसा अंग्रेजों ने किया था, बहुत लोगों को दिया था ऐसा बना के। तो ये जो भी ये रजीम आज काम कर रही है हिंदुस्तान में, इसी ने बंटवारे के वक्त पे भी बीज बोए थे, इसी ने भी कत्लो गारत कराई थी। और बड़ी तकलीफ होती है कि ये इन्होंने आज बंगाल में ऐसा किया है, जिन बंगालियों ने और पंजाबियों ने सबसे ज्यादा अपनी कुर्बानियां दी हैं आजाद कराने के लिए मुल्क को अंग्रेजों से, उन्हीं के साथ ऐसी ऐसा गद्दारी करके ये जीते हैं। इलेक्शन जीते हैं, बहुत खुशी की बात है, जीत जाना चाहिए, और अवाम जिसको वोट दे उसको हक मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हेरा फेरी करके और कब्जा करके आप इसे इलेक्शन जीतते हैं या अपनी सरकारें बनाते हैं, तो वो सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती और बहुत दूर तक नहीं चलती। आदमी कब जियाउल हक बन जाए, ये तो खुदा बेहतर जानता है। अल्लाह खैरुल माकरीन, अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है, और जो उसने प्लान किया होगा, अब वो उसके कॉन्सिक्वेंस ये तो आने वाले वक्त में ये दिखाई देता है। लेकिन आज अगर हम भारत, ये जो नक्शे की आपने बात की है, फरमाएं कि आपकी कितनी रियासतें हैं टोटल, और उसमें से 21 रियासतों में तो बीजेपी की इस वक्त हुकूमत बन गई है। जी हमारी 29 रियासतें हैं, 29, उसमें 21 में बीजेपी की है। तो जितना सेंट्रल का इंडिया है, बीच का हिस्सा आप जिसको कह सकते हैं, बेल्ट जिसको बोलते हैं, जहां हिंदी बोली जाती है, उसको छोड़ के बाकी कश्मीर, पंजाब
वो इनके बीजेपी के साथ नहीं है, और जो हमारा साउथ का हिस्सा है, तमिलनाडु है, केरल है, वो बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कल्चर अलग है और वो कभी भी हिंदुत्व की फिलोसफी को एक्सेप्ट नहीं करते। बस यहाँ हमारे यहाँ तकलीफ ये थी कि आज तक राहुल गांधी के अलावा कोई इसको आवाज को उठाता नहीं था, चाहे वो उनके लीडरान के करप्शन हो, या उनकी फाइलें हो, या उनके उनके ऊपर कोई और दबाव हो। पर अब एहसास होने लगा है उनको कि रीजनल पार्टियां धीरे धीरे करके खत्म कर दी जाएंगी, चाहे वो पीर पगाड़ा वाली मुस्लिम लीग हो या दूसरे कोई इत्तेहाद हो, वो सब खत्म होके पूरे वर्ल्ड में नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। टू पार्टी सिस्टम ही आएगा जहां भी आएगा, और ये एक बदलाव के लिए नया बदलाव लिया गया है जो तकलीफ दे हो सकता है। मुझे शक इस बात का है कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ, होना भी ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इंसर्जेंसी और खाना जंगी जैसे माहौल जब बन जाए तो वो किसी भी सोसाइटी के हक में नहीं होते, खित्ते में, चाहे वो मुल्क हमारा अपना हो या हमारा गैर हो। ये फरमाएगा डॉक्टर साहब, ये फरमाए कि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि वो, ये कहा जाता है स्टिल, कि वो सिर्फ वही इंडिया में एक ऐसी सियासतदान थी कि जो मोदी को उसके लहजे में जवाब दे सकती, और बहुत हार्ड हिटिंग थी वो मोदी और बीजेपी की सियासत के खिलाफ। उनका सियासत से आउट हो जाना, ये कितना बड़ा लॉस होगा? ये लॉस किसके लिए? ममता बनर्जी के लिए लॉस हो सकता है, लेकिन ये उससे बड़ा लॉस मोदी के लिए हो जाएगा। जब तक वो चीफ मिनिस्टर थी तो वहां बिजी थी, लेकिन वो जैसे अगर सड़कों पे आना शुरू हो गई तो वो अपने, कम से कम बंगाल में मुझे लगता है कि वहाँ की जो बंगाल की कल्चर एक डेवलप हुआ है, और जब से वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत लंबे वक्त तक रही हैं, तो जो वहाँ की कल्चर है या वहाँ का जो रहन सहन है वो एकदम अमन पसंद नहीं है। आप हिंदी बेल्ट में अगर हमारे यहाँ जाएं तो हिंदी बेल्ट का आदमी तो फिर भी सब्र कर लेता है कि चल यार जो हो गया कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा, आगे देखेंगे। पर वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। और फिर जब वहाँ का जो दूसरा तबका है, मैं किसी मजहब का नाम लेके या किसी नस्ल का नाम लेके नहीं कहता हूँ, लेकिन जो बाकी तबका है उनको लगेगा कि उनके लिए सर्वाइवल की जंग हो गई है। और जब आदमी के ऊपर अपनी बन बन पड़ाती है, जब सर्वाइवल के लिए वो खड़ा हो जाता है, तो वो कुछ भी कर गुजरने पर तैयार हो जाता है। और जैसे मणिपुर के हालात हैं, आप देखें कि आज 3 साल हो गए और वहां पर आग बुझ नहीं रही है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा बंगाल में भी हो गया तो फिर ये मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है मेरे हिसाब से, कि उसने इस तरीके से इस इलेक्शन को रीग करके जीता है या कब्जा मैं करना चाहा है। जो जो डॉक्टर साहब, जो जो रिगिंग की इसमें टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है, मैं उस पर भी आगे चल के आपसे बात करता हूँ, लेकिन ये फरमाएं कि ममता बनर्जी तो कह रही है कि 100 सीटों पर धांधली हुई है, कम अज कम, और वो कह रही है मैं तो चीफ मिनिस्टर की सीट से नहीं हटूंगी, और वो जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। तो अभी जो आपके यहाँ ऑपोजिशन अलायंस है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई वगैरह, ये जो ऑपोजिशन अलायंस है, इन्होंने कई दफा शोर मचाया। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस दी कि मोदी ने किस तरह से धांधली की, और सबूत सामने रखे, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकी। जैसे पाकिस्तान में पीटीआई बेचारी कोशिश तो बड़ी कर रही है, पीटीआई के साथ भी छोटा सा एक अलायंस है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 साल हो गए पाकिस्तान के इलेक्शन को, वो हर फोरम पे जा रहे हैं कि यहां धांधली हुई है, लेकिन बहुत सख्त कंट्रोल है पाकिस्तान में रियासत का, जुडिशरी के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन पर भी, कि कोई कुछ कर नहीं सकता। इंडिया में तो डेमोक्रेसी थी, वहां की ऑपोजिशन क्यों नहीं मोदी के रास्ते में खड़ी हो पा रही? देखिए साहब, एक आपने अभी खुद एक जुमला बोला है कि यहाँ डेमोक्रेसी थी। बेशक यहाँ डेमोक्रेसी थी, और डीएनए तो एक ही है ना, चाहे अलग अलग दो मुल्क हैं, अल्टीमेटली तो एक ही तरीके के है ना। जैसे आपके यहाँ आदलिया की हालत है, वैसे यहाँ की भी हालत है। वकुला भी सोचते हैं कि यार क्यों पंगे में पड़ो, हमारी प्रैक्टिस ही खत्म हो जाएगी। इलेक्शन होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई गई कि जो 27.5 लाख वोट काटे हैं और इनको बिना इनकी सुनवाई किए काटे हैं, इनके पास सारे सबूत हैं। इवन वहां जो बड़े बड़े आर्मी के कमांडर हैं,
रिटायर उनके भी वोट काट दिए गए, सिर्फ इस वजह से कि उनका नाम उर्दू में था। तो अगर वोट काट के और उनके वोटों के बिना आप सरकार बनाते हैं तो होगी, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई बात नहीं, अगली बार दे लेंगे। इस बार अगर वोट नहीं भी दे सकते तो ठीक करा के अगली बार दे लेंगे। लेकिन जिन लोगों के वोट कटे हैं, टोटल मिला के 171 सीट हैं और हर सीट के ऊपर 30,000 वोट हैं और 1,000 2,000 वोटों से वहां पर बीजेपी जीती है। तो इस जीत को आप मॉरली तो नहीं कह सकते। अब होने को तो साहब आपके वो जो अम्मा डार थी सियालकोट वाली, उनके सामने भी ख्वाजा आसिफ जीती हैं, उनको क्या कह लोगे आप। तो ये तो चलता है सर, ये धंधा चलता है और चलेगा। नहीं होगा तो जितने भी हमारे लीडर हैं, जो रीजनल पार्टीज के लीडर हैं या कांग्रेस के भी बहुत से लीडर ऐसे हैं जिनको ये दहशत है कि इनको कल को करके जेल में बंद कर दें। एक हमारे पंजाब के आप देखें, पार्लियामेंट्री हैं अमृतपाल सिंह, उनको 3 साल से जेल में बंद किया हुआ है, उनको पार्लियामेंट में नहीं आने देते से, और आज तक पुलिस ये नहीं बता पाई कि किस वजह से इसको जेल में बंद किया हुआ है। और जेल में भी कई हजार मील दूर गुवाहाटी की जेल में डाला हुआ है, जहां उसको शायद ठीक से खाना भी ना मिलता हो पंजाब वाला, या रहना सहना भी ना मिलता हो। वो तो इन्होंने इलेक्शन से पहले केजरीवाल के साथ भी यही किया ना। वो तो फिर अदालत ने इंटरवेंशन करके केजरीवाल को इलेक्शन लड़ने के लिए जमानत पर छोड़ा। ये बताएं कि जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये दो, और मीडिया मीडिया तो काफी हद तक गोदी मीडिया बन चुका हुआ है, लेकिन जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, क्या ये मुकम्मल तौर पर मोदी कैप्चर हो चुका हुआ है यहाँ पे? सिर्फ ये दो ही नहीं, हमारी जितने ज्यादातर इदारे हैं सबके ऊपर मोदी रिजीम का और इन लोगों का पूरा कब्जा हो चुका है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज को ले लें, यहाँ के स्कूल्स को ले लें, और यहाँ की जो कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, उस कल्चर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अपने लाइन पर लगे हुए हैं। और ये एक ऐसा लावा पक रहा है, जिस दिन ये फटेगा तो उस दिन यहाँ ढाका होगा या कोलंबो होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इतने अमन अमान से सब कुछ नहीं होने वाला जैसा लग रहा होगा आदमी को कि ये वोट डालेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि तकलीफ सिर्फ ये है कि हमारी खित्ते की पब्लिक, उसमें बांग्लादेश भी आता है और पाकिस्तान भी आता है और भारत भी आता है, हम सब एक ही हैं और हम लोग सदियों से गुलाम रहे हैं। तो वो गुलामी हमारी जहनियत में घुसी हुई है। हमारे मीडिया वाले भी आज, आपके यहाँ तो फिर भी 4 6 मिल जाएंगे, अशरफ शहीद जैसा आदमी मिल जाएगा, या ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपना मुल्क छोड़ के बाहर बैठे हैं और अपनी जर्नलिज्म को और अपनी सहाफत को जिंदा रखे हुए हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी नहीं रहे, सब कुछ तो कैप्चर हो गया। तो आदमी किसको और क्या बोलेगा। खाली राहुल गांधी भी कब तक बोलेगा और कितना बोलेगा, उसके साथ भी जो राइट, टीम है उसको भी डर लगता होगा कि आज नहीं तो कल जेल में न डाल दे। राइट। ये फरमाएं कि अब जरा धांधली के टेक्निक्स पर आ जाए। हमारे यहाँ फॉर्म 47 वाला मामला हुआ, आपके यहाँ फॉर्म 6 वाला मामला हुआ। अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें फॉर्म 6 क्या है आपका, और इलेक्शन कमीशन के जरिए से फिर वोटर लिस्टों में हेरा फेरी की गई, जाली वोटर्स उसमें इंडक्ट किए गए, असली वोटर्स निकाल दिए गए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया गया। ये बहुत तरीके से किया गया और इसको पहले से तैयारी की गई। हमारे यहाँ फॉर्म 6 वो होता है सर, अगर कोई भी आदमी फॉर्म 6 भर के क्लेम कर सकता है कि मेरा वोट नहीं है और मेरा यहाँ वोट बना दिया जाए, और उसको वो अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन या उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, वो उसका वोट बना देता है। तो एक तरीका तो ये होता है कि जाली वोट बहुत सारे बना दिए जाते हैं अपने वर्कर्स के, क्योंकि हमारे यहाँ सूबे बहुत हैं और पूरे के पूरे इंडिया में अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं। तो अगर मैं 10 20 लाख वोट यूपी के लेके और बंगाल में बनवा दूं, तो एक तो वो वोट बढ़ जाएगा, उसको कौन क्लेम करेगा। दूसरा क्या होता है, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने हर मोहल्ले के अंदर अपना एक बंदा बिठा दिया, जो बंदा माजरत वोटर लिस्ट के हिसाब से ये देखता है कि कौन आदमी किसको वोट देता है, किसका सपोर्टर है। उसको टिक करके इन्होंने रातों रात उसके वोट गायब कर दिए, वोटर लिस्ट से उसका नाम ही हटा दिया, और वोट खत्म हो गए कि आप बाद में क्लेम करें तो जोड़ देंगे, जब तक क्लेम नहीं करते तब तक आप वोट नहीं दे सकते। तो एक तो वोट बढ़ गया बीजेपी का, और जो एंटी बीजेपी वोट था वो खत्म हो गया।
तो बड़े बढ़िया तरीके से इन्होंने काम किया। तीसरा, हमारे यहाँ एक फॉर्म होता है 17C, जैसे आपके यहाँ 45 होता है, उसमें बूथ पर लिख कर देना पड़ता है कि कितने वोट टोटल डले हैं। वो इस बार इन्होंने 17C फॉर्म को डिक्लेयर ही नहीं किया और बताया ही नहीं कि कितने किस बूथ पर डले हैं। और उस बाद में उस बूथ के वोट आदमी डुप्लीकेट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। फिर जब काउंटिंग हो रही थी मशीनों से, तो जो वहां पर काउंटिंग ऑफिसर है, उसने जो सर्टिफिकेट किसी को बना दिया तो वही फाइनल हो गया, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो एक बड़े बढ़िया तरीके से उसमें सेंट्रल फोर्स लगाई गई। यहाँ से सीआरपीएफ, रीजनल जो स्टेट की पुलिस है उसको हटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो स्टेट की मशीनरी है उसको हटा के सेंटर की मशीनरी काउंटिंग में काम करेगी और बाकी जगह में काम करेगी। तो जब सब कुछ ही मोदी की मशीनरी काम कर रही थी, तो रिजल्ट तो फिर उनके पसंद का आना ही था, उसमें क्या दिक्कत। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद पावा साहब हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली से। तकरीबन कमोबेश वही हालात हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक बहुत, जिसको हार्ड स्टेट कहा जा रहा है, हम हार्ड स्टेट बना रहे हैं। इंडिया में मोदी हार्ड स्टेट बना रहा है। एक्सट्रीमिस्ट जो रियासत की जहनीत है उधर भी और इधर भी, उसमें एक्सट्रीमिज्म हम देख रहे हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, कोई पब्लिक से नहीं है, कोई डिसेंट वॉइस नहीं है। जुडिशरी इनएक्टिव हो चुकी हुई है। मीडिया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में भी कैप्चर्ड है, वहां पर भी कैप्चर्ड हो चुका हुआ है। ये इस खत्ते के लिए बहुत जिसको ब्लीक फ्यूचर कहते हैं वो नजर आ रहा है। खुदा हाफिज।